स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल विद्याश्रम इंस्टीट्यूट में। तो पिछला क्लास जो हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 5 पार्ट्स थे, तो पहले पार्ट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग पढ़ चुके थे। और जो नहीं पढ़े और जो नहीं देखे तो जाके पहले वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो आज का जो टॉपिक होगा तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं ना, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले नए हैं और जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तो 5 पार्ट होते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला जो आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको तो पढ़ लिए थे, और जो कोई नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो को देख लेंगे, तो इसके बाद समझने में आसानी होगी। तो उसका सेकेंड जो टाइप है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या, इसको जान लेते हैं पहले। जिसको बोला जाता है स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि द मासेज ऑफ देयर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड हैव ए डेफिनिट रेशियो। द मासेज ऑफ देयर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, यौगिक में जो एलिमेंट होगा, ठीक है ना, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, एक डिफिनिट रेशियो में होगा। ये बोलना चाह रहा है the masses of their elements in a compound have a definite ratio। उस यौगिक के एलिमेंट, उस यौगिक एलिमेंट का मास क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। whether they received it from any method or source, उस कंपाउंड को चाहे जहाँ से प्राप्त करें, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसका जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। कि हिंदी में जैसे लिखा हुआ, किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। यौगिक के तत्वों के द्रव्यमान क्या होगा, एक निश्चित रेशियो में होगा, और उस यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसका रेशियो क्या होगा, किसका रेशियो, उस यौगिक के एलिमेंट का रेशियो क्या होगा, एक निश्चित होगा। यही इसका नियम था। एग्जाम्पल को जैसे देखते हैं, तो एग्जाम्पल को हम H2O का बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो जल का बात करते हैं। इस जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे नदी का जल रहे या तालाब का जल रहे, चाहे कुआं का जल रहे, चाहे आपके घर का नल का ही जल क्यों न रहे, इन जल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका एक समान आएगा। समान का मतलब इसका जो मास रेशियो है किसका, H2O का, ऐसे तो H1 और H आपका 2:1 के रेशियो में है, H2O इसी के अनुपात में। लेकिन अब इसका मास रेशियो का बात करते हैं, किसका, H2O का मास रेशियो। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 1:8, ये 1:8 के अनुपात में क्या होगा, ये इसका रेशियो रहेगा। ये जल जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मासेस ऑफ देयर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड हैव ए डेफिनिट रेशियो वेदर दे रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी मेथड और सोर्स। मतलब जल का जो रेशियो जो पाया जाता है एक्चुअल में 1:8 रेशियो पाया जाता है, और ये रेशियो हर एक जल का होगा, चाहे कोई भी जल रहे, चाहे नदी का जल रहे, तालाब का जल रहे, कुआं का जल रहे, चाहे आपके घर का जल रहे, तो कहीं का जल रहे, ये रेशियो क्या आएगा, ये सेम आएगा। चाहे इसको प्रयोगशाला में क्यों ना हम प्राप्त करें, तो वो क्या आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पे एक तो CH4 का रिएक्शन अगर O2 से कराया जाए तो ये आपस में रिएक्शन कर CO2 और ये H2O, ये जल बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है, जल बनता है। यहाँ भी आपका जल बन रहा है, जल बन रहा है ना, और ये भी यहाँ पे जल है, ये भी H2O है ये, ठीक है,
इधर, ये भी H2O। और यहाँ भी अगर हम मेथेन का अभिक्रिया O2 से कराते हैं, यहाँ भी जल बन रहा है, तो इसका भी मास रेशियो अगर बताया जाए तो 1:8 ही आएगा। ये नॉर्मल वाटर का जल या मेथेन के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करने पर इसका जल का रेशियो ये क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे साफ साफ बोला गया द मास रेशियो जो होगा एक डिफरेंट रेशियो में होगा, वेदर दे रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी मेथड और सोर्स। इन्हें कहीं भी किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे प्रयोगशाला में करें, चाहे घर का पानी रहे, चाहे कुआं का पानी रहे, सबका रेशियो क्या आएगा, 1:8 ही रेशियो आएगा। ये इसका बोलने का मतलब था। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे भी आपका NaCl तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ आपका जल का भी निर्माण होता है। अगर इस जल का बात किया जाए तो इस जल का भी मास रेशियो क्या आएगा, एक डिफिनिट आएगा, 1:8 ही होगा। ना कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक है, ये इससे भी जल बनता है लेकिन इसका मास रेशियो अलग हो, ऐसा बात नहीं है। इसका मास रेशियो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो सिंपल याद रखना है आपको, द मासेस ऑफ देयर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, द मासेस ऑफ देयर एलिमेंट इन ए कंपाउंड हैव ए डिफिनिट रेशियो। यौगिक के तत्वों का जो मास रेशियो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। अगला जो इसका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट है वो है आपका लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो चलिए उनको देख लेते हैं, वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं हिंदी में गुणित अनुपात के नियम, गुणित अनुपात, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं गुणित अनुपात के नियम। तो ये नियम क्या है, इस नियम को देखने के पहले हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो सबसे पहले उस एग्जांपल को समझें, उसके बाद ज़्यादा समझने में ये डिफिनेशन आएगा। तो एग्जांपल एक दे रहे हैं, एग्जांपल ये है कि सल्फर और ऑक्सीजन, जब सल्फर और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराया जाता है SO बनता है, SO2 भी बनता है, SO3 बनता है, SO4 वो भी बनेगा। तो हम फिलहाल 3 ले रहे हैं, तो इनके अभिक्रिया से SO, SO2, SO3, SO4 ये सब कुछ बनता है, ये 3 लिए। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशियो, सल्फर का एटॉमिक मास 16 और सल्फर का एटॉमिक मास 32 होगा ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। उसके बाद सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 तो 32। उसके बाद यहाँ पे 32 और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 3 है, तो 16 × 3 16 48, ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का मास रेशियो देखा जाए, ये 16, ये 32 है ना, ठीक है, ये 16, ये 32 और ये 48, 1 2 16 48, 16 32 16 48 ये होगा। तो अब यहाँ डेफिनेशन को देखते हैं, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा होता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी देख लेंगे, ठीक है। इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम 2 or more compounds, then different amounts of one element which combine with a certain amount of the other element are always simple or multiple, ठीक है। बोलने का ये मतलब हुआ कि इफ 2 एलिमेंट्स combine to form 2 or more compounds, कि 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। ये तो सबको पता है, 2 एलिमेंट्स क्या करते हैं, सहयोग करते हैं आपस में, और सहयोग करने के बाद 2 कंपाउंड या 2 से अधिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सल्फर और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट्स है, ये दोनों आपस सहयोग किए तो 2 या 3 यहाँ पे कंपाउंड बना, यहाँ पे SO बना, SO2 बना, SO3
फिर बना, ये 3 कंपाउंड बना यहाँ पे। तो वही लिखा हुआ है 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं, युग्म बनाते हैं। और एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व की एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करती है, संयोग करती है। तो आपस में हमेशा क्या होगा, सदैव गुणित में होगा या सरल होगा, या सिंपल होगा या क्या होगा, मल्टीपल होगा। ऑलवेज सिंपल और मल्टीपल। अब यहाँ देखिए, डिफिनेशन को देखना और एग्जाम्पल को देखना, समझने में आसान नहीं होगी। 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से क्या करते हैं, युग्म बनाते हैं। ये 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ तो ठीक है ना। उसके बाद एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के क्या करते हैं, निश्चित द्रव्यमान संयोग करती है। एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान से क्या करते, संयोग कर रहा है। मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है, भिन्न भिन्न है, और सल्फर का मास रेशियो क्या एक निश्चित है। एक तत्व की, अब लिखा हुआ है ना, एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के से निश्चित अनुपात निश्चित द्रव्यमान से क्या करते, संयोग करती है। एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान और दूसरा का क्या है, यहाँ पे निश्चित द्रव्यमान है ना। करने के बाद आपस में सदैव क्या होगा, या तो सरल होगा या मल्टीपल होगा। आपस में यहाँ पे देखिए है ना, सरल में है, मल्टीपल में ना 1 2 3, ये रेशियो आएगा उसका। ध्यान रखना है, डिफिनेशन सिंपल है। 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान और दूसरे तत्व के साथ जो निश्चित द्रव्यमान होगा उससे क्या करेगा, संयोग करेगा। और संयोग करने के बाद उसका जो रेशियो आएगा हमेशा या तो सरल में होगा या तो मल्टीपल में होगा। ये इसका कहना था, ठीक है। और एग्जाम्पल को देखते हैं, एक और दे रहे एग्जाम्पल, तो उनसे भी ज़्यादा समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन करेंगे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन होने से N2O भी बनता है, NO बनता है, N2O3, N2O4, N2O5, ये 4-5 चीज़ बन रहा है, और भी है। तो फिलहाल हम 3-4 लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये लिए, ठीक है। इसका अब मास रेशियो की बात करते हैं। नाइट्रोजन का मास होता है कितना, 14। मास कितना होगा इसका, 14। तो 14 जब होता है तो यहाँ N2 है, तो 2 नाइट्रोजन 14 28, तो 28 हो जाएगा ना। NO, N का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, N2O3, N का मास 14, 2 नाइट्रोजन तो 14 28, और ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, 16 48, N2 28, O4 यहाँ पे 16 16 चुकी 64, 4 है ना, तो 64 हो जाएगा। यहाँ N2 28, 5 है, 16 85, ये 5 हो गया, ठीक है। ये मास रेशियो हुआ। तो यहाँ पे अब अगर बात किया जाए तो ये 28, ये 16, इसमें हम गुना 2 कर देते हैं, ये कितना हो गया, ये 28, ये कितना हो जाएगा 32, ये 28, ये 48 तो था ही, और ये 28, ये तो 64 है, और ये 28, और ये क्या है 80, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफिनेशन की ओर चलते हैं। डिफिनेशन क्या बोल रहा है मेरा, इफ 2 elements combine to form 2 or more compounds, then different amount of one element which combine with a certain amount of the other elements and always simple or multiple। कि 2 तत्व आपस में सहयोग करके 2 या 2 से क्या कर रहे हैं, अधिक यौगिक बना रहे हैं। ये 2 तत्व कौन कौन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये 2 एलिमेंट क्या कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं। उसके बाद एक का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के साथ क्या करती, भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्या करते, संयोग करती। एक का निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान निश्चित है ना, 28 28 28 28, और ऑक्सीजन का बात करते हैं, ये मल्टीपल है, कितना है 16 32 48 64 और कितना 80।
अगर रेशियो का बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 होगा ना, ये 16 32 48 64 80। तो एक अगर इस तरह रेशियो अगर देखा जाए तो 16 32 48 64 है ना, और कितना है 80 है। तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो। तो एक का निश्चित द्रव्यमान, किसका, नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान, और क्या करता है दूसरे तत्व का क्या, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है मेरा, भिन्न भिन्न है, लेकिन नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या है, एक निश्चित है 28 है ना। तो हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज सिंपल और मल्टीपल, हमेशा क्या या तो सिंपल या तो मल्टीपल रहता है ना, 1 2 3 4 5 सिंपल रेशियो में, मल्टीपल रेशियो में। ये इसका क्या था, नियम था कि दो तत्व आपस में सहयोग करेंगे, एक का निश्चित द्रव्यमान दूसरे के साथ क्या करेंगे, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ क्या करती है, संयोग करती है, और संयोग करने के बाद उसका जो मास रेशियो होगा वो या तो सिंपल होगा या तो मल्टीपल होगा। ये इसका नियम था, ये एग्जाम्पल था। तो और भी एग्जाम्पल है, तो उतना एग्जाम्पल हम नहीं देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो टॉपिक रेस्ट बचा हुआ है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो व्यक्ति नहीं किए हैं तो वो तो कर ही देंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।